अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शाज़ेब। रमज़ान मुबारक। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा CSS 2025 का अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वाज माय मेडन अटेम्प्ट। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू along with the mistakes that I should have avoided, and lastly I'll also share areas that can be improved. मैंने अपनी प्रिपरेशन 2024 के जनवरी में स्टार्ट की थी और मैंने तकरीबन मोर देन 12 मंथ मैंने प्रिपेयर किया था। मैंने ये देखा है इस जर्नी के अंदर सेल्फ डाउट बहुत होता है, स्पेशली जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आपके पास एक सेल्फ डाउट होता है कि यार इधर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं तो प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरी तो प्रैक्टिस नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, तो मुझे बैठना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने खुद अपने जो कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स हैं, जो पीयर्स हैं, उनको देखा है कि वो सब छोड़ जाते हैं बीच में, वो हट जाते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं देते। स्टार्टिंग में सभी कह रहे थे 25-25 का देंगे, लेकिन जब टाइम आया तो हार्डली कोई 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको मैं जानता था, वो सिर्फ वही बैठे थे। तो ये चीज़ एक बड़ी कॉमन फैक्टर है CSS के अंदर, सबके साथ होता है, हमारे साथ, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन मेरा क्या था, आई वॉज डिसाइडेड सिंस डे 1 के 25 का ही देना है। तो मैं, क्योंकि मेरा डिसाइडेड था, तो मेरी जो साइकोलॉजी थी थ्रू आउट द ईयर उसी पे काम कर रही थी कि भाई 25 का देना है, यानी कि प्रिपरेशन भी फिर उस हिसाब से करनी है। अगर मैं शुरू से ये डिसाइड कर लेता कि यार चलो देखेंगे, नवंबर दिसंबर में डिसाइड करूँगा कि 25 का देना है या नहीं, तो फिर जो पूरा साल में पढ़ाई करता ना, वो 25 के हिसाब से करता ही नहीं, वो मैं इजी होके चिल होके करता नहीं, क्योंकि मुझे डिसाइडेड था कि भाई 25 का ही देना है। तो थ्रू आउट द ईयर मेरी एक स्ट्रेटजी चल रही थी कि यार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे कंपलसरी कंप्लीट करने हैं, मुझे ऑप्शनल कंप्लीट करने हैं, मुझे फलां चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये याद करना है, मुझे वो याद करना है। तो मेरी उस हिसाब से स्टडी चल रही थी। फिर भी आखिरी दिनों में जनवरी फरवरी में मैं भी इन शेम्बल्स था कि भाई करना है नहीं करना, इतने सेल्फ डाउट्स आ रहे थे। लेकिन आई वॉज डिसाइडेड, मैंने मॉक्स भी नहीं दिए थे, फिर भी मैंने अटेम्प्ट दिया। रेशनल क्या था, रीज़न क्या था, सिंपली वन रीज़न कि भाई जब मैंने 13 माह अपने प्रिपरेशन की है एक एग्ज़ाम के लिए, तो मैं अपने आप को टेस्ट तो करूं कि मैंने 13 मंथ में क्या पढ़ा है। मैं अपने एग्ज़ाम की एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई टुक ऑल 12 एग्ज़ाम्स। ऑप्शंस में IR था, मेरा जेंडर था, सोशोलॉजी था, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी था और US हिस्ट्री था। अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो जेंडर स्टडी इस बार थोड़ा अनकन्वेंशनल पेपर मुझे फील हुआ, वरना नॉर्मली इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार थोड़े जो ना वो बड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे इंटरसेक्शनलिटी वाला क्वेश्चन था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूछ क्या रहा था। और IR इज़ ऑलवेज अच्छा ही था, नॉर्मल था, लेकिन इस बार जो अप्रोच थी एग्जामिनर की वो थोड़ी पाकिस्तान सेंट्रिक थी। वरना नॉर्मली IR में जनरल क्वेश्चन आते हैं, ब्रॉड पर्सपेक्टिव आता है ओवरऑल पूरी दुनिया का। इस बार जो था पर्सपेक्टिव वो पाकिस्तान सेंट्रिक ज़्यादा मुझे फील हो रहा था। जैसे कोल्ड वार पे भी क्वेश्चन आया तो वो सिर्फ ये पूछा गया था उसके अंदर कि पाकिस्तान ने कोल्ड वार में किस ब्लॉक को ज्वाइन किया और क्यों, उस पर पूरा एक क्वेश्चन आया था। तो ये था। बाकी US हिस्ट्री इस बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि इस बार वो हिट नहीं हुआ है, और US हिस्ट्री का जो ट्रेंड जो सब कहते थे कि हिट हो रहा है हिट हो रहा है, इस बार आई थिंक वो हिस्ट्री ब्रेक हो गई है। क्योंकि मैंने देखा MCQs भी जो वो सारे पास पेपर से रिपीटेड थे। तो US हिस्ट्री या इवन जो भी ऑप्शनल्स है उनके जो MCQs है वो आप अगर पास पेपर्स देख लेते हो तो आई थिंक वो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। US हिस्ट्री तकरीबन पास पेपर से थे, कुछ ही कोई 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नए थे, बाकी सब पास पेपर से आए हुए थे। और जो क्वेश्चन थे वो भी आई थिंक इतने डिफिकल्ट नहीं थे कि वो सब सही थे। सोशलॉजी वॉज गुड। GPP तो भाई पूछे ही मत, GPP लगता ही नहीं है मुझे, तो कोई फिलोसफिकल सब्जेक्ट लगता है। इस बार तो वो इतने फिलोसफिकल थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें गुड गवर्नेंस है कहाँ। गवर्नेंस तो वो पूछ ही नहीं रहा ना। पब्लिक, इस बार तो पब्लिक पॉलिसी में भी इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, जो आए थे वो भी थियोरेटिकल थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा पेपर निकल रहा है। तो GPP को सब्जेक्ट ऑप्ट करना ये मेरी बड़ी गलती थी, और हो सकता है मैं इसको अभी इम्प्रूव करूँ और कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, और हो सकता है मैं GPP को अच्छे तरीके से पढूं। लेकिन GPP इज़ बिट टेक्निकल सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा GPP लें। जो लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं ले रहे हैं उनको रिकमेंडेड नहीं है। मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं था, फिर भी मैंने GPP उठाया और डेट वाज माय मिस्टेक। बाकी अगर मैं कंपल्सरी बात करूँ, ऐसे बहुत ईजी 3-4 अच्छे ऐसे आए थे जो कि मैं कर सकता था, लेकिन आई वेंट फॉर इस्राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कंसाइंस। इसके अंदर मुझे कोड जो ना बड़ा अच्छा एक याद था, उसी एक कोड की वजह से मैंने पूरा ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिया। और दूसरा तो मेरे पास कुछ फ्रैक्शन फिगर भी थे स्टॉक। और इंग्लिश पेसी का तो आप सबको पता ही होगा, इस बार बड़ा डिफ़िकल्ट
अगर डिफ़िकल्ट नहीं तो लेंदी सब्जेक्ट था। फिर सी का जो पैसेज था 500 से ज़्यादा वर्ड्स का था, नॉर्मली इतना होता नहीं है, 400 वर्ड्स का होता है मैक्सिममली। और कॉम्प्रीहेंशन तो भैया पूछो ही मत, 1 पेज का पैसेज था कॉम्प्रीहेंशन का। बाकी करेक्शन पेरावर्ड्स तो वैसे भी फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, वो ऐसे ही देता है जो आप कर ही नहीं सकते। और पेरावर्ड्स में ये भी होता है कि अगर आप पेरावर्ड ले रहे हो तो आपको पूरा का पूरा पेयर करना पड़ता है, यानी कि दोनों वर्ड्स को आपको लिखना होता है, उसकी जो ना वो करनी होती है सेंटेंस। तो अगर आपको एक आता है एक नहीं आता तो पेयर करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। सो ये है। बाकी करेक्शन प्रीपोजिशन ये सही थे। और करंट पाकिस्तान अफेयर भी अच्छे थे, बहुत मज़ा आया करने में। बाकी इस्लामियात वही हो गया, इस बार फिर अनकन्वेंशनल पेपर आ गया। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम जो चीज़ें पढ़ के गए थे वर्सेस याद करके गए थे कि भाई बिलीफ पे याद कर लो, वर्सेस वर्शिप पे याद कर लो, इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन उसने कम्प्लीटली जो ना वो पता नहीं क्या ही दे दिया। तो इससे क्लियर है कि भाई अब इस्लामियात भी जो है वो क्रिटिकल होता जा रहा है। इस्लामियात के अंदर जो वो चीज़ें नहीं रही कि भाई डिफाइन तो डिफाइन बिलीफ इन प्रॉफिटहुड नहीं। अब क्रिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडर्न डे रिलेवेंस जो है ना वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक आज की वीडियो में इंशाल्लाह गाइड करूँगा। सो आई थिंक दैट वाज जनरली माय एक्सपीरियंस। बड़ा मज़ा आया करने में। आई थिंक यू शुड गिव अ ट्राई यार। जब आप एक साल तैयारी करते हो ना, गिव इट अ ट्राई, कोई मसला नहीं है। एक अटेम्प्ट भला नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, आपको लर्निंग होगी। जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाएंगे ना, यू विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम देखे हैं ना, उसी दिन बैठ के नोट्स बनाए उस एग्जाम के कि यार आज के दिन में मेरा एग्जाम कैसा रहा है, कि एक छोटा सा अपने थॉट्स का जर्नल करें और उसके अंदर लिखें यार आज मैंने कौन सी मिस्टेक्स की, आज मैंने कौन सी चीज़ें अच्छी की। तो फिर जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप देंगे ना तो आप उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। मैं यही करता था, मैं डेली बेसिस पे जो मेरा पेपर होता था मैं घर आके उसके बारे में लिखता था कि आज के पेपर में मैंने कौन सी मिस्टेक करके हैं। अब वो मेरे पास सारी लिखी हुई हैं। अब मैं उनको सारों को कंसोलिडेट करूंगा और एक जर्नल फीडबैक बनाऊंगा कि ये चीज़ें जिन पे मैं लेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं उन पे इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कभी भी हाफ नॉलेज ना लें। जब भी कोई चीज़ पढ़ें उसको फुल्ली कॉन्सेप्चुअल क्लियर करें। और एक और चीज़ के उनको अच्छे तरीके से याद करें। अगर आप कोई कोट याद कर रहे हैं, कोई फैक्ट एंड फिगर याद करें, कोई वर्स याद करें कुरान शरीफ की, तो उसको फुली याद करें। मुझे ये लगता था कि मुझे वर्सेस ठीक से याद है, लेकिन जब मैं एग्जाम में गया, जब मैं वर्सेस लिख रहा था, वर्स तो मुझे पूरी याद थी, लेकिन उसका नंबर और सूरा का नेम मुझे याद ही नहीं आ रहा था। या अगर याद आ भी रहा था तो मेरे पास डाउट था कि ये इसी का ही है या किसी और वर्स का सूरा नेम है। अब क्योंकि मुझे एक वर्स का याद नहीं आ रहा था नंबर, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सभी वर्सेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर मैंने जो वर्स लिखी ना, मैंने किसी के आगे भी वर्स नंबर और सूरा का नेम नहीं लिखा, क्योंकि अगर एक में लिखता एक में ना लिखता तो फिर वो चीज़ हाईलाइट हो जाती, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जब भी आप वर्स याद करें, क्योंकि एक वर्स तो आप याद कर लोगे पर एक वर्स से काम तो नहीं चलेगा, या आपको 30 से 40 वर्सेस याद करनी है। और जब आप 30 से 40 वर्सेस जब याद करते हो ना, फिर वो सारी मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली वर्सेस होती हैं अन्निसा सूरत से, बकरा सूरत से। अब बकरा से आपको 3-4 याद है, अब आपको एक उस वक्त लिख रहे हो, अब आपको पता नहीं चल रहा कि उसका वर्स नंबर कौन सा था, तो उसको एक एक करके अलग अलग करके पढ़ना और हर एक वर्स का नंबर और सूरा याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम गोज फॉर द डेटा। जब आप डेटा याद करते हो तो उसको फुली याद करो, ठीक से याद करो। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं लेट से अगर मैं ट्रेड की डेटा दे रहा हूँ, मुझे इंपोर्ट्स याद है, मुझे डेफिसिट याद है, लेकिन मुझे एक्सपोर्ट की डेटा याद नहीं है उसमें। अब मैं क्या करूँ? अब मैं अगर मुझे एक्सपोर्ट की डेटा याद नहीं आ रही तो फिर मेरे इंपोर्ट्स भी किसी काम के नहीं, मेरे डेफिसिट भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उधर इंपोर्ट्स लिख के आऊँ, डेफिसिट लिख के आऊँ और एक्सपोर्ट लिख के ना हो। इससे कितना बुरा एक इंप्रेशन पड़ेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ी पूरी उस डेटा की। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जब भी आप डेटा याद करें, अच्छे से याद करें, फुली याद करें। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, वो आपको ले डूबेगी। सेकेंडली ये है कि इम्बैलेंस्ड आंसर्स। जब आप आंसर देते हो, पहला क्वेश्चन माशाल्लाह आपका 5-6 पेजेस पे चला जाता है, फिर सेकंड क्वेश्चन 3-4, फिर थर्ड क्वेश्चन 2-3, फिर लास्ट क्वेश्चन 3-4। दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि आपका जो आंसर शीट है वो नॉट बैलेंस नहीं है। एग्जामिनर या जो हमारे टीचर्स होते हैं वो यही गाइड करते हैं कि भाई बैलेंस बनाओ। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 6 पेजेस का है तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सारे 6 पेजेस के होने चाहिए। इस चीज़ पे मैंने बड़ा वर्क किया। मैंने क्या किया, मैंने हर क्वेश्चन के लिए टाइम डिसाइड किया कि भाई पहले क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को 45 मिनट्स दूंगा और सेकंड और थर्ड को मैं दूंगा 40 मिनट्स। उसके बावजूद भी मेरा जो पेपर था वो बैलेंस नहीं बन पाया।
मेरा अगर पहला क्वेश्चन 6 पेजेस पे जा रहा था और फोर्थ क्वेश्चन भी मेरा 5-6 पेजेस पे जा रहा था, लेकिन जो बीच वाले 2 क्वेश्चन थे ना वो मेरे कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। एक कोई 4 पे जा रहा था, कोई 4.5 या 3 पे जा रहा था। तो डेट्स हाउ इम्बेलेंस क्रिएट। अब देखो मैंने इस पे इतना फोकस किया फिर भी इम्बेलेंस क्रिएट हो गया। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए ये एक मिस्टेक थी जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट में एट एनी कॉस्ट मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। और लास्टली एक और मिस्टेक है जो हम सब करते हैं, वो ये है कि हर जो सब्जेक्ट होता है ना उसका एक स्टैंडर्ड होता है। आपको उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, जो CSS का स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना होता है। मैंने एग्जाम के दौरान मैंने एक स्टूडेंट के आंसर शीट में मेरी नज़र पड़ी, तो शी वॉज राइटिंग हेडिंग्स विद द पिंक पेन, विद द ऑरेंज पेन। तो दिस इज अ ब्लंडर। मतलब आई कैन श्योरली से कि उसका पेपर तो गया, शी हैज फेल्ड। क्योंकि देयर इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के भाई पेन सिर्फ ब्लू ही चलेगी या ब्लैक चलेगी, हेडिंग्स भी ब्लैक और ब्लू मार्कर से आएगी, कभी भी आप इनके अलावा तीसरी पेन यूज नहीं कर सकते। इवन फॉर द फिगर्स में भी नॉर्मली स्टूडेंट्स कलर्स यूज करके आते हैं GSA के पेपर के अंदर। डेट इज रॉन्ग, कभी भी आपको यूज नहीं करने। पेन सिर्फ 2 ही है, ब्लैक और ब्लू, इन चीज़ों के साथ ही आपको चलना है, कभी दूसरी चीज़ यूज नहीं करनी। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का अपना स्टैंडर्ड है। जैसे जनरल साइंस है, उसका स्टैंडर्ड ये है कि भाई हर आंसर जो है वो 2-2 लाइनों पे जाता है, हर एक पॉइंट 2-3 लाइन पे जाती है, और पूरा एक आंसर जो होता है वो 2 पेजेस पे जाता है। ठीक है, और पूरा जो 20 मार्क का क्वेश्चन है वो 8 पेजेस पे जाता है, यानी कि 2-2 का 4 पार्ट्स होते हैं 5-5 मार्क के। और उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स बनानी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा देनी होती है। ऐसे ही इस्लामियत का अपना स्टैंडर्ड है, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का अपना स्टैंडर्ड। अब ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप अकेडमी जाएंगे, जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे ना तब भी आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी। हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड है, आपको वो स्टैंडर्ड फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। नंबर 1, जब भी आप डेटा कोई कलेक्ट करें उसको आप विद सोर्स कलेक्ट करें। यानी कि जब भी आप एग्जाम के अंदर आप कोई भी डेटा कोड करेंगे ना तो आपको सोर्स लाजमी देना है। अ डेटा विदाउट सोर्स इज ऑफ नो वैल्यू। कोई भी छोटे से बड़ी डेटा हो ना उसको आप लाजमी उसका सोर्स कोड करना है। अगर आप ये कह रहे हो कि ना पाकिस्तान पॉपुलेशन इज 241.49 मिलियन, तो आप ऐसे नहीं कह सकते। आपको कहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज 241.49 मिलियन। तो यानी कि ये मैंने नॉर्मली नोट किया है, इवन मैं भी ये नहीं करता था कि हम जो डेटा देते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर उसका हम सोर्स लिखते ही नहीं है, विच इज़ अ मिस्टेक। जब भी आप कोई भी डेटा दें ना उसका आप लाजमी सोर्स दें। जैसे अगर आप पाकिस्तान के ट्रेड स्टेटस दे रहे हो तो आप उसके अंदर आप सोर्स दे दो, लाइक फाइनेंस डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, इस तरीके से या इकोनॉमिक सर्वे दे दो, लेकिन कुछ भी सोर्स उसका लाजमी दो। और ऐसे नहीं कि कोई भी देना है, जो उसका सोर्स है डेटा का। और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना किसी भी चीज़ से, लेट से अभी आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको कहीं से डेटा मिल गई है, अब देखो आपने वो डेटा कहाँ से ली है, फिर जहाँ से ली है वो सोर्स उधर लिख लो अपने फैक्ट बुक पे, ठीक है? तो ये आपके काम आएगा। और डेटा अभी आपको अभी से प्रिपेयर करनी है, तो यह भी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि अभी से आप डेटा प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, अपना फैक्ट बुक बनाना स्टार्ट करो। हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एक अच्छी डेटा, कोड्स, फैक्शन फिगर, ये सारी केस स्टडीज होनी चाहिए। और हर चीज़ का आपके पास सोर्स लाजमी होना चाहिए अपने फैक्ट बुक के अंदर। सेकेंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ये है कि आपको जो ना आपको सोर्सेज रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितने आप कर सकते हो करो कलेक्ट एज मच एज पॉसिबल। इन अदर वर्ड सिंपली आपके जो रेफरेंसेस हैं बुक के ना, वो आपके पेपर के अंदर इतना काम आते हैं कि आप पेपर के अंदर जो चीज़ आप लिख रहे हो ना उसको आप सब्सटेंशिएट करो, या तो किसी फैक्ट के साथ, या तो किसी केस स्टडी के साथ, या तो किसी कोटेशन के साथ, या किसी रेफरेंस के साथ। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात और जो IR के सब्जेक्ट हैं, जेंडर, ये सारे रेफरेंसेस बेस्ड हैं। इनमें जो है ना वो सारा रेफरेंस चलता है। तो यानी कि जितने आप बुक्स के नेम पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, आप करो। और उसको करने का तरीका सिंपल है, या तो एक इजी डिफ़िकल्ट अप्रोच है कि आप बैठ के बुक्स पढ़ो। एक इजी अप्रोच ये है कि आप कोई आर्टिकल पढ़ो और उस आर्टिकल के अंदर लेट से अगर उस ऑथर ने, उस राइटर ने किसी और बुक के रेफरेंस की बात की है, किसी बुक के बारे में वो बात कर रहा है, तो वहाँ से वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करो। उस बुक का नेम उठाओ, उस ऑथर का नेम उठाओ, और वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो अपने पास दिमाग में रख लो, या उसके बाद आगे टाइटल लिख दो कि भाई ये जो बुक का रेफरेंस है वो किस टॉपिक के बारे में। लेट्स से ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन एक बुक का नेम है। अब हमें पता है कि यार मुझे पता है कि ये जो बुक है वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में है और नेगेटिव पर्सपेक्टिव से है,
तो जब भी मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करूँगा अपने आंसर के अंदर नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ग्लोबलाइजेशन की मैं बुराई करूँगा, तो उधर मैं इस बुक का रेफरेंस दूंगा कि फला ऑथर अपने बुक के अंदर ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन में ये बात करता है, दैट्स हाउ यू डू इट। सो बुक के रेफरेंसेस जितने आप कलेक्ट कर सकते हो करो, और उसके अंदर मेन ये है कि बुक का नेम आपको एज इट इज़ आना चाहिए और बुक का ऑथर का नेम आपको एज इट इज़ आना चाहिए। तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने कलेक्ट कर सकते हो अभी से स्टार्ट करो, ऐसे नहीं कि बाद में लास्ट में चल के करे गए, लास्ट में यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, वो सारे आपके दिमाग में मिक्स हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एक बुक का नाम एक आप लिख के आओगे और उसका ऑथर दूसरा आप लिख के आओगे, डेट इज़ क्लियर ब्लंडर। तो स्पेशली और बुक्स नहीं तो जो आपके रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपके CSS सिलेबस में, उनके आप रिव्यूज़ देख लो, आप समरीज देख लो और जस्ट गेट द आइडिया कि यार ये बुक किस चीज़ के बारे में है। और जब भी आप उस टॉपिक के बारे में लिखो तो उस बुक का रेफरेंस ज़रूर दो। ये मैं आपको बता दूं, CSS के अंदर जब भी हम एक पॉइंट देते हैं ना तो उसको सब्सटेंशिएट ज़रूर करते हैं किसी भी बुक या किसी भी रेफरेंसेस के साथ, या किसी भी कोड एनी डेटा आप देके उसको आप सब्सटेंशिएट करते हो या बैकअप करते हो। सो बुक्स रेफरेंसेस आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इनको आप लाजमी करें। लास्टली टाइम मैनेजमेंट देखिए, टाइम मैनेज पे आप फोकस करें। एंड एक और चीज़ भी है कि पेपर प्रेजेंटेशन, इन दोनों चीज़ों पे फोकस करें। मेरे ख्याल से इन दोनों को आपको रखना चाहिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे। टॉप फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, टॉप सेकंड पेपर प्रेजेंटेशन। इन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। पेपर प्रेजेंटेशन जितनी आप अच्छी कर सकते हैं आप करें, और वो आपको कैसे होगी, यूट्यूब से पढ़ने से नहीं होगी, गो टू द अकेडमी। ये मैं आपको अपनी ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ, गो टू द अकेडमी। कोई भी अकेडमी जाओ, लेकिन जाओ, एनी अकेडमी यू वांट, लेकिन गो। उधर आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिलेगी ना, ट्रस्ट मी, आपका इतना स्मार्ट वर्क होगा, यू विल थैंक मी। मैंने 3 माह घर में पढ़ा था, जनवरी फरवरी मार्च। मैं मार्च में गया था लाहौर वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी, लेकिन मैं जब वहाँ गया ना मुझे ये लग रहा था कि मैंने जो 3 माह पढ़ा है ना घर में, डेट वॉज द वेस्ट। मैंने ऐसे ही पढ़ा है, वो कुछ किया ही नहीं मैंने। तो अकेडमी अब लाजमी जाए, अकेडमी से आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि वो टेस्ट वगैरह लेते हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होती है। टाइम मैनेजमेंट का तरीका यही है कि 45 मिनट्स का अलार्म लगाओ अपने मोबाइल पे, टाइमर लगाओ और आंसर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। और आपका टास्क ये होना चाहिए कि विद इन 45 मिनट्स मुझे ये आंसर कैसे करके कंप्लीट करना है। सेम गोज फॉर ऐसे 3 घंटों का टाइमर लगाओ और ऐसे बैठ के लिखना शुरू करो। That's how you do it. So this was all about my experience, my mistakes, areas of improvement. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। CSS रिलेटेड मैं ज़रूर कंटेंट बनाते रहता हूँ। अभी मेरी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी चल रही है। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ, और यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ शेयर करूँगा। सो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलके साथ बढ़ें। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, आप भी ज़रूर एस्पायरेंट हैं, मिलकर साथ बढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो में। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक आपको मैं मिरेकल दिखाऊँ। मिरेकल आपको मैं ये दिखाता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 241.49 मिलियन, पाकिस्तान की मेल पॉपुलेशन है 124 मिलियन, फीमेल पॉपुलेशन 116, अर्बन पॉपुलेशन 93 मिलियन, रूरल पॉपुलेशन 147, फर्टिलिटी रेट 3.6 पर वुमेन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.55%, जीडीपी ग्रोथ लास्ट ईयर रही हमारी 2.35% या 2.36%, उससे पहले हमारी रही -0.2%, उससे पहले रही 6.18%, उससे पहले रही 5.76%, उससे पहले रही -0.94%। क्या आपको पता है मैंने इतनी डेटा कैसे फिंगर टिप्स पे याद की? दिस इज द सीक्रेट। ये जो पूरे फ्लैश कार्ड्स हैं मैंने अपनी जर्नी के अंदर इनको रट्टा मारा था, क्रेम किया था। और ये मैंने ऐसे क्रेम नहीं किया था, मैंने एक साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज़ की थी। उस टेक्निक को यूज़ करके ये मैंने सारी डेटा याद किया। अब इसके अंदर वर्सेस भी हैं, कोटेशंस भी हैं, फैक्ट एंड फिगर, हर किस्म की डेटा इसके अंदर अवेलेबल है जो कि मैंने याद किया, और ये मुझे सारे याद हैं। इनमें से तकरीबन मुझे सारे याद है, ये मैंने एग्जाम के लिए सारे याद किए थे। अब क्या आप जानना चाहते हो कि मैंने ये कैसे याद किए? इसके पीछे एक टेक्निक है। वो जो टेक्निक है मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। टिल देन स्टे ट्यून। वो जो टेक्निक है वो इतनी बड़ी है कि मैं अभी बता नहीं सकता, वो उसके लिए पूरी एक वीडियो लगेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्निक में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि ये चीज़ें याद कैसे की जाती है, फैक्ट्स एंड फिगर, डेटा और एक फिंगर टिप्स, कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।